ये मंजर इब्राहिम शिराजी की हवेली का था, जहाँ हर कोई अपने काम में बिजी दिखाई दे रहा था। औरतें किचन में खाना पकाने में लगी थीं, जबकि मर्द डाइनिंग हॉल में मेज पर बैठना शुरू हो गए थे। इब्राहिम शिराजी और रेहाना बेगम के 3 बच्चे थे। अफनान शिराजी जो सबसे बड़े बेटे थे, उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा ख़ानदान का बेटा यजदान शिराजी, फिर उससे छोटा शहरयार शिराजी, जो अपने पापा के साथ मिलकर उनका बिजनेस संभाले हुए था, और फिर मेहरो, जिसकी शादी की तैयारियां पूरे घर में चल रही थीं। उसके बाद दूसरे बेटे जो साकिब शिराजी थे, उनकी 2 बेटियां थीं। निम्रा जो 20 साल की थी और यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, इस खानदान की सबसे छोटी और लाडली बेटी का नाम हूर था। वो अपने नाम की तरह बेहद हसीन और खूबसूरत थी। गोरा सुर्ख रंग, ऐसा कि हाथ लगाओ तो मैला हो जाए। दोनों गालों में पड़ते डिंपल और होठों के ऊपर वाला तिल उसकी खूबसूरती में और इजाफा करता था। पूरी हवेली की रौनक। साकिब की तो जान बसती थी अपनी बेटियों में। हाल ही में 10वीं के इम्तिहान से फ्री हुई, अपनी मज़े की ज़िंदगी जीती दिखाई देती थी। अब बारी इब्राहिम शिराजी की छोटी बेटी महविश की, जो दूसरे शहर में रहती थी। उनकी एक ही बेटी थी अनाबिया, जिसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अब घर पर ही माँ के साथ उनके कामों में बिजी दिखाई देती थी। दादू भाई फूफू कब आएंगी, पूछिए ना उनसे। मेहरो आपी की शादी की इतनी सारी तैयारियां भी बाकी हैं, कितना कुछ लेना रह गया है। अनाबिया आपी जब तक नहीं आ जाती, हम तब तक किसी फंक्शन की ड्रेस नहीं लेंगे। निमरा जो खाने की मेज पर बैठी थी, नखरे से दादा से बोली, जो हंसते हुए सिर हिलाकर प्यार से बोले, हाँ मेरी जान, जल्दी ही आ जाएंगी तुम्हारी फूफो और आपी भी। बात हुई है मेरी, अगले हफ्ते तक दोनों आ जाएंगी। आप खुश? यजदान बेटा, आपका काम कैसा चल रहा है? अब की बार इब्राहिम शिराजी ने बड़े प्यार से अपने पोते की तरफ देखते हुए कहा, जो अपने आप में मगन मोबाइल पर व्यस्त नजर आ रहा था। खूबसूरत गहरी काली आंखें, गोरा रंग, लंबा कद और पूरी बॉडी बिल्डर टाइप की शानदार जिस्मानी बनावट। खूबसूरती में वो अपनी मिसाल आप रखता था। जी दादू जान, अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, और शहरयार को भी अब काफ़ी कुछ समझ आ गई है बिजनेस के बारे में। इंशाल्लाह अब कुछ सालों बाद ये सब कुछ संभाल लेगा, इंशाल्लाह। इब्राहिम शिराजी अपने दोनों खूबसूरत पोतों को देखते हुए बोले। उन्होंने दोनों बेटों के नाम अलग अलग फैक्ट्रियां कर दी थीं। जहां अफनान के दोनों बेटे उनकी कंपनी संभालते थे, तो वहीं साकिब अपना बिजनेस अलग देखते थे। दादा जान, इजाज़त दे, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। एक ज़रूरी काम अचानक आ पड़ा है। यजदान अपनी जगह से उठते हुए बोला कि तभी आसिया बेगम जो खाना लगा रही थी, उसे जाता देखकर बोली, अरे खाना तो खा लो। मम्मा, मेरी मीटिंग है बहुत ज़रूरी, लेट हो रहा हूँ, इसलिए जाना ज़रूरी है। हूर जो सब देख रही थी, तुरंत आवाज़ लगाती हुई बोली, यजदान भाई, रात में आते हुए प्लीज़ मेरे लिए बाहर से कुछ लेते आइएगा, मुझे ये सब्जी नहीं खानी। उसने आसिया बेगम के हाथ में भिंडी का सालन देखते हुए मुंह बनाकर कहा, जिस पर सब हंसने लगे। यजदान प्यार से उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाता हुआ अंगूठे से डन का इशारा करता वहां से चला गया। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, जब देखो अपने लाड उठवाने का मौका चाहिए इसे। आमना बेगम मेज पर खाना लगाते हुए बेटी को डांटते हुए बोली, मामा जो भी कह ले, मैं ये सब्जी नहीं खाने वाली। ये आपको और बाकी सबको मुबारक। मैं तो यजदान भाई जो रात को पिज्ज़ा लाएंगे ना, वही खाऊंगी, इसलिए सबको गुड नाइट। वो कहती हुई बच्चों की तरह चहकती हुई वहां से चली गई। अनाबिया बेटा उठ जाओ, पापा नीचे नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अनाबिया की एकदम आँख खुल गई। जी मॉम, 5 मिनट में आई बस, जल्दी आओ मेरी जान। ये कहते हुए वो मोहब्बत से बेटी का चेहरा देखते हुए वहाँ से चली गई। अनाबिया अच्छे से फ्रेश होकर नीचे हॉल में चली आई, जहाँ पर रमीज़ खान अपनी बेटी का नाश्ते पर इंतजार कर रहे थे। अनाबिया तो आते ही अपने पापा से लिपट गई। महविश बेगम नौकरानी से कहकर नाश्ता लगवाने लगी। पापा जी की कॉल आई थी, अगले महीने से मेहरों की शादी शुरू है, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए रमीज मैं आपका कोई बहाना नहीं सुनूंगी, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। महविश बेगम नाश्ता करते हुए रमीज खान से बोली थी और उन्हें सारी बातें बताने लगी। बेगम, मैं ज़रूर चलता, लेकिन बहुत ज़रूरी मीटिंग है, जिसके लिए मुझे कुछ समय के लिए देश से बाहर जाना पड़ेगा। मैं ये शादी अटेंड नहीं कर सकूंगा। आप प्लीज़ अनाबिया के साथ चली जाएं। रमीज खान बेचारगी से अपनी बेगम से बोले थे। अनाबिया मुंह पर हाथ रखकर हंसती फिर उठकर अंदर चली गई, जब हल्की पीछे से आती आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। रमीज, आपको मालूम है ना, इस बार आपका मेरे साथ चलने का मकसद, हमें अफनान भाई से अनाबिया और यजदान के रिश्ते की बात करनी थी। मैं इस मामले को अब और देर में नहीं डाल सकती। अब अनाबिया की शादी की उम्र हो गई है, और यजदान से बेहतर मेरी अनाबिया के लिए कोई और नहीं हो सकता।
महविश ये कहते हुए जैसे खुशी के कई रंग अपने चेहरे पर सजा बैठी थी। उन मियाँ बीबी की दिली ख्वाहिश थी कि ख़ानदान का सबसे खूबसूरत और काबिल बेटा उनकी बेटी का नसीब बने, जिसके लिए उन्होंने खुद आगे बढ़कर बात करने का फ़ैसला किया था। बेगम, इस शादी की गहमा गहमी में इतनी अहम बात करना, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। आप फ़िलहाल जाकर सुकून से शादी एंजॉय करके आइए। उसके कुछ वक्त के बाद हम ख़ास इसी बात के लिए वहाँ जाएंगे और सबसे बात करेंगे, रमीज़ खान समझदारी से कहते हुए अपनी बेगम को समझाने लगे, जो किसी भी तरह उनकी बातों से खुश दिखाई नहीं दे रही थी। न जाने उन्हें किस बात का डर था कि कहीं यज़दान को कोई और न ले उड़े और वो बस देखती रह जाएं। लेकिन रमीज़ खान उन्हें तसल्ली देकर वहाँ से चले गए और दूर खड़ी अनाबिया, जो ये सारी बातें सुन रही थी, मन ही मन मुस्कुराती और शर्माती हुई भागकर अपने कमरे में आ गई। बाबा जान, महविश और अनाबिया कब आएंगे? आसिया बेगम किचन से भागती हुई आती बोली। बेटा, 2 घंटे के बाद पहुंच जाएंगे वो लोग इंशाल्लाह। किसी बच्चे से कहो जाकर अपनी फूफो को ले आए। जी अच्छा, मैं अफनान से कह देती हूँ। लड़के तो सब अपने कामों में मशरूफ़ हैं। आसिया बेगम जाने लगी जब इब्राहिम शिराजी बोले, रूम वगैरह सब सेट करवा दिए हैं ना? ऐसा ना हो महविश को फिर कोई बात बुरी लग जाए। उसकी तो आदत है छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाने की। इब्राहिम शिराजी आखिर में हंसते हुए बोले, जी बाबा जान, मैंने नौकरानी को कह दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। आसिया बेगम अपनी छोटी ननद के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ थीं, इसलिए किसी का शिकायत का मौका दिए बिना वो पहले ही सब इंतजाम कर चुकी थीं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं भाईजान आप? यज़दान नहीं आया हमें लेने? महविश एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकली, सामने अफनान को अकेले लेने आता देखकर उदासी से बोली थीं। वो शायद इस खुशफहमी में थीं कि उनका चहेता भतीजा अपनी इकलौती फुप्पो को ख़ास तौर पर एयरपोर्ट लेने आएगा, लेकिन अफनान को अकेले आता देखकर उनका चेहरा एकदम से मुरझा गया था। तो वहीं अनाबिया भी ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए अफनान के सामने सिर झुकाकर सलाम करती इधर उधर देखने लगी। अफनान अनाबिया और महविश के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, अरे भाई, यज़दान तो हमारे हाथ नहीं लगता, वो बेचारा तुम्हें कहाँ से लेने आएगा? बहन की शादी की तैयारियों से लेकर पूरा कारोबार संभाले हुए है, रात गए घर आता है बेचारा। चलो आ जाओ बेटा। अफनान उनके हाथ से सामान लेते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गए, जबकि महविश और अनाबिया फीके चेहरों के साथ उनके पीछे चलने लगी। आधे घंटे के सफ़र के बाद वो लोग घर पहुंच चुके थे। गाड़ी इब्राहिम शिराजी की हवेली के आगे रुकी तो सब स्वागत के लिए बाहर आ गए। महविश बाबा जान से मिली। उन्होंने महविश को अपने सीने से लगाकर ढेर सारा प्यार किया और फिर अपनी प्यारी सी नवासी अनाबिया को भी अपने गले से लगा लिया। अस्सलामुअलैकुम फूफो। मेहरू, हूर और निमरा सब ने आगे बढ़कर महविश को सलाम किया, जबकि अनाबिया एक एक करके सबसे मिलती चली गई। अरे माशाल्लाह, कितनी प्यारी हो गई अनाबिया। सब उन्हें देखकर बहुत खुश हो रहे थे। सब लोग हवेली के अंदर शामिल हो गए। हवेली में इस वक्त काफ़ी गहमा गहमी लगी हुई थी। इब्राहिम ने अपने दामाद के बारे में पूछा, जिस पर महविश ने बताया कि वो ज़रूरी काम की वजह से नहीं आ सकेंगे। यज़दान और शहरयार कब तक आएंगे? रात के 9 बज रहे थे जब खाने की मेज़ पर बैठते हुए महविश ने अफनान से पूछा। अभी वो कुछ कहते कि शहरयार अंदर आता दिखाई दिया। महविश को सामने बैठा देखकर वो मुस्कुराकर उनसे मिला था। महविश भी अपने इस प्यारे से भतीजे से बड़ी ही खुश असलूबी से मिलने लगी। वो भी उन्हें अजीज था, लेकिन यज़दान की तो बात ही कुछ और थी। यज़दान नहीं आया? तुम अकेले आए हो? अब की बार महविश ने तीसरी बार यज़दान के बारे में पूछा था, जिस पर आसिया बेगम पहलू बदल कर रह गई। वो अच्छी तरह समझती थी कि महविश क्या चाहती हैं। वो बच्ची तो नहीं थी जो उनके इरादों को न समझती। जी फूफो, वो एक अहम मीटिंग में है, रात देर तक ही उनकी वापसी मुमकिन है। आप लोग खाना खाइए, उनका इंतज़ार मत कीजिए, वो खाना खाकर आएंगे। शहरयार एक नज़र सामने बैठी अनाबिया को मुस्कुराकर देखता कुर्सी पर बैठ गया, जो अपना सिर झुकाए चम्मच बेवजह प्लेट में चला रही थी। इसी तरह सब आपस में बातें करते रहे। रात को सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। जब रात गए, यज़दान थका हारा घर आया। उसके कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उसे पीछे से हूर की आवाज़ सुनाई दी। यज़दान भाई, पानी दूं? आप थक गए हैं, आपके लिए खाना लाऊं? उसने पलटकर उस थकान में भी प्यार से उसे देखा। गुड़िया, बहुत शुक्रिया मेरी जान, बस एक कप चाय मिल जाए। वो शायद नींद में पानी पीने के लिए उठकर किचन में आई थी जब उसकी नज़र यज़दान पर पड़ी थी। अभी लाई, मुस्कुराकर कहते हुए वो जल्दी से उसके लिए एक कप चाय बनाकर लाई और बेधड़क उसके कमरे में चली आई, जहां वो फ्रेश होकर सोफे पर बैठा हुआ था। चाय का कप देखते हुए वो शुक्रगुजार नज़रों से हूर को देखने लगा, जो इतनी छोटी होकर भी
जो इतनी छोटी होकर भी सबका ख्याल रखती थी, खासकर यज़दान का। और वो भी तो उसे छोटी सी गुड़िया की तरह ट्रीट करता था, उसकी हर जिद पूरी करता। जैसे ही यज़दान का फ़र्ज हो, वो उसे छोटे बच्चों की तरह प्यार करता था। आपकी चाय। हूर नींद से भरी अपनी खूबसूरत आंखों को मलते हुए यज़दान को चाय देती बोली, जिसे देखकर वो अब हंस रहा था। मैं जा रही हूँ, आपको और कुछ तो नहीं चाहिए ना? अब की बार वो नाराज़ नज़रों से उसे देखते हुए बोली। यज़दान नामे सिर हिलाते हुए बोला, मेरी गुड़िया ने अपनी नींद की कुर्बानी देकर मुझ नाचीज पर इतना बड़ा एहसान कर दिया, यही काफ़ी है। अब आप सो जाइए बच्चा। वो भी मुस्कुराकर हाथ हिलाती वहाँ से चली गई। सुबह नाश्ते की मेज पर महविश की मुलाकात यज़दान से हुई, जिसे देखकर वो बारी सदके जा रही थी। अनाबिया भी यज़दान को देखकर शर्माने लगी। उसके बाद वो ज़्यादा देर वहाँ रुका नहीं और नाश्ते के तुरंत बाद घर से चला गया, जबकि उसने शहरयार को घर पर रहने को कहा था कि अब मेहमानों को आना जाना लगा रहेगा तो उसकी ज़रूरत घर वालों को पड़ सकती है। तब तक वो सब संभाल लेगा। और शहरयार को और क्या चाहिए था? वो तो बहुत खुश था, उसे जो मौका मिल गया था मस्ती मजाक करने और ज़िंदगी खुलकर जीने का। वरना इतनी समय से वो दिन रात का फ़र्क भुलाए अपने भाई के साथ कारोबार सीखने में बिजी था। मेहरो, अनाबिया और निमरा सिर जोड़कर पता नहीं किन बातों में लगी हुई थी, जबकि हूर अपने सारे कपड़े चेक कर रही थी जो उसने शादी में पहने थे। अरे कोई मुझे भी बता दो कि कौन सा ड्रेस किस फंक्शन में पहनूं। धप से उनके बराबर बैठती हुई हूर बोली, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उठकर खोलने पर दरवाजे के सामने शहरयार खड़ा दिखाई दिया। शहरी भाई, इस वक्त तो हम बहुत अहम मसले पर बात कर रहे हैं, आप प्लीज जाइए। हूर बच्चों की तरह बोलती वापस दरवाज़ा बंद करने लगी, जब शहरयार सिर पकड़कर बोला, अरे हूर, सारी लड़कियों को बोलो जल्दी से तैयार हो जाओ, ऑर्डर आया है तुम सबको शॉपिंग करवाने का। शहरयार उसके पीछे से कमरे में झांकता हुआ बोला। जब हूर उसकी बात सुनकर जोरदार नारा लगाती, धड़ाम से दरवाजा उसके मुंह पर बंद करती बोली, आप इंतजार करें, हम बस अभी आ रहे हैं। फिर क्या था, भागम भाग सारी लड़कियां जल्दी से तैयार होकर नीचे आईं, जहां शहरयार उन्हीं का इंतजार कर रहा था। मेहरो, अनाबिया और निमरा पीछे, जबकि हूर शहरयार के साथ आगे की सीट पर बैठी थी। शहरयार की नज़र बैक मिरर से अनाबिया पर टिकी थी, जिसका रोशन चेहरा सूरज की किरणों में चमक रहा था। शहरयार अनाबिया के लिए अपने दिल में जज्बात रखता था, लेकिन कभी उसे कहने की हिम्मत न कर सका। फिर कारोबार की वजह से वो इतना बिजी रहा कि उसे कुछ वक्त के लिए अपने जज्बात भुलाने पड़े। लेकिन आज जब अनाबिया उसके सामने आई तो वो अपने जज्बातों को उसकी तरफ और बढ़ने से रोक नहीं पा रहा था। सब लड़कियों ने शहरयार को खूब घुमाया, उसे खूब तंग भी किया। इसी तरह खूबसूरत पल गुजारते, खूब एंजॉय करते, खाते पीते वो घर वापस आ गए थे। आज इब्राहिम शिराजी की हवेली को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। मेहरों की मेहंदी का फंक्शन था। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, हर कोई अपने काम में बिजी इधर उधर भाग रहा था, जबकि वहीं एक कमरा बुरी तरह बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि हूर का आज की ड्रेस का दुपट्टा कहीं खो गया था। सारे कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। आमना बेगम, जो किसी काम से कमरे में दाखिल हुई थी, ये मंजर देखकर चीख पड़ी, हूर, ये क्या हाल बना रखा है कमरे का, पागल हो क्या? अम्मी, मेरा दुपट्टा नहीं मिल रहा, फंक्शन शुरू होने वाला है, अब मैं क्या पहनूंगी? हूर बच्चों की तरह रोनी सूरत बनाकर बोली। अरे तो ऐसे कौन ढूंढता है मेरी जान? अच्छा लाओ मैं ढूंढती हूँ, तुम खुद रखकर भूल गई होगी, पता नहीं तुम कब बड़ी होगी, जरा भी तुम में अकल नाम की चीज़ हो। आमना बेगम दुपट्टा ढूंढने लगी, जो कि सामने ही पड़ा था। लेकिन मजाल है जो हूर को कोई चीज़ मिल जाए, दूसरे घर जाएगी तो क्या बनेगा इस लड़की का? आमना बेगम ने हंसकर बेटी से कहा तो दोनों हंस दी। जल्दी तैयार हो जाओ मेरी जान। जी अम्मी। हूर कपड़े लेकर मैचिंग ज्वेलरी निकालने लगी और आमना बेगम दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गई। शहरयार तैयार होकर कमरे से बाहर आया तो सामने अनाबिया को शानदार तैयारी में देखकर खोसा गया। मोतियों के काम वाली पिंक शर्ट और ट्राउजर पहने, दुपट्टा गले में एक तरफ डाले, खुले बाल जो चेहरे पर गिर रहे थे, सफ़ेद पैरों में ऊंची खूबसूरत सैंडल, वो उसके दिल के जज्बातों को बहका गई। शहरयार मुस्कुराता हुआ उसके करीब आकर बोला, अच्छी लग रही हैं आप। अनाबिया, जो अपने आप में मगन दुपट्टा संभालने में उलझी हुई थी, अचानक आती आवाज़ पर उछल पड़ी। जब उसकी नज़र शहरयार पर गई, जो आज सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने बहुत जच रहा था, उसे खुद की तारीफ करता देख अनाबिया मुश्किल से मुस्कुराई। बहुत शुक्रिया। न जाने क्यों उसकी आंखों की चमक देखकर अनाबिया कंफ्यूज हो जाती थी, जैसे वो उसे कुछ कहना चाहता हो। उसकी आंखें जैसे अनाबिया को अंदर तक झकझोर देती थीं, जिससे वो बहुत कोशिश करती थी शहरयार से दूर रहने की, क्योंकि उसकी खामोश दिल ने तो किसी और के साथ की तमन्ना की थी।
जो आंख उठाकर उसकी तरफ देखना तो दूर, उसकी जात से भी अनजान था। अब भी पता नहीं वो हवेली के किस कोने में उसे छुप कर बैठा था कि उसका दीदार करने और उसकी नज़रों में आने के लिए आज अनाबिया ने इतनी तैयारी की थी। क्या हुआ, क्या सोचने लगी? शहरियार ने उसे सोचों में गुम देखा तो हंसकर बोला, जी कुछ नहीं, मुझे लगता है अम्मी बुला रही हैं, हमें चलना चाहिए। ये कहती हुई वो उसकी नज़रों से बचकर भाग जाने के लिए बहाना बनाती आगे बढ़ी। तभी शहरियार ने मुस्कुराकर सामने आते हुए अचानक उसका रास्ता रोक लिया। अनाबिया, मुझे आपसे कुछ कहना है। अनाबिया धड़कते दिल के साथ उसके बेहद करीब खड़ी अब डर रही थी कि कहीं वो ऐसा कुछ न कह दे जिससे कि वो कमज़ोर पड़ जाए। वो उसके मासूम प्यारे दिल को कैसे तोड़ देती। शहरयार, इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दें। आपको जो कहना है बाद में निम्रा और हूर की मौजूदगी में कह दीजिएगा। फ़िलहाल अगर किसी ने हमें यहाँ अकेले देख लिया तो गलतफहमी का शिकार हो जाएगा। प्लीज़ मुझे जाने दें। अनाबिया झुंझलाकर बिना उसकी तरफ देखे साइड से निकलती चली गई, जिस पर शहरयार हंसकर बालों में हाथ फेरता खुद से बोला, मेरी जान, जितना भागना है भाग लो। एक दिन जब हक से तुम्हें अपने नाम कर लूँगा ना, तब कोई रास्ता नहीं बचेगा मुझसे भागने का। यजदान बाहर गार्डन में सारे इंतजाम देखते एक तरफ लड़कों को हिदायत दे रहा था तो दूसरी तरफ उसकी फ़ोन कॉल्स थीं जो रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। घर के अंदर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी निभाते हुए वो थकान और बेजारी से निहाल था। और जब इब्राहिम शिराजी ने उसे अब तक कामों में उलझा हुआ देखा तो नाराज़गी से उसके पास आते हुए बोले, बेटा बस कर दो, ये काम तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, मेहमान बस आते ही होंगे। उनकी प्यार भरी डांट सुनता यजदान मुस्कुराकर सिर हिलाता अंदर चला गया और फिर आधे घंटे में तैयार होकर वो सब मेहमानों के बीच था। बेहद हैंडसम दिखाई देता, माथे पर बिखरे घने बाल, गहरी काली आंखें। वो किसी भी लड़की को दीवाना कर देने की हद तक खूबसूरत था। और आज तो उसकी इकलौती प्यारी बहन की शादी थी, उसे तो सबसे अलग और ख़ास लगना ही था। वहीं दूसरी तरफ तमाम लड़कियां भी कुछ कम नहीं लग रही थीं और हूर, उसकी तो बात ही अलग थी। ऑरेंज और येलो रंग का हल्के काम वाला शरारा, उस पर अपने गोल्डन सिल्की बाल जो कमर से नीचे तक आते थे, उन्हें छोटे से क्लेचर में बांधे, माथे पर फूलों का टीका सजाए, फूलों के कंगन और बालियां पहने, गालों पर हल्का सा रेड शेड लगाए और हल्की सी लिपस्टिक में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वैसे भाई, आज तो आप शहजादे लग रहे हैं। कितनी लड़कियां गिराने का इरादा है? शहरयार ने यजदान के कान में फुसफुसाया, जिस पर यजदान ने घूर कर उसे देखा। उसके बाद सारे मेहमान आ गए। जब मेहरों को फूलों की चादर के नीचे लाकर स्टेज पर बिठाया गया तो साथ में निम्रा, हूर और अनाबिया भी वहीं एक तरफ खड़ी होकर फंक्शन एंजॉय करने लगी। सारे रस्म रिवाज हुए, हुटिंग हुई, सबने बहुत मज़े किए। अब नेक की बारी आई तो हूर और निम्रा ने शहरयार और यजदान को पकड़ लिया और ज़बरदस्ती मेहंदी लगाते हुए नेक मांगने लगी। चलिए भाई, इकलौती बहन के दो हट्टे कट्टे भाई हैं, आप दोनों जेब हल्की करें, वरना यहाँ से उठने का भूल जाइए। निम्रा और हूर जिद करते हुए बोली, हैं, ये रस्म कब ईजाद हुई? शहरयार सिर खुजाते हुए मस्खरेपन से बोला, जिस पर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगे। यजदान भाई, शहरी भाई तो सदा के कंजूस हैं, आप ही दिल बड़ा कीजिए, जेब खाली कर दें। अब की बार हूर ने नाक से कोड़ते हुए यजदान का हाथ थाम कर लाडले अंदाज में कहा। जहाँ दूर खड़ी महविश जो अब तक इस नोकझोंक को एंजॉय करते हुए मुस्कुरा रही थी, अचानक हूर को यजदान का हाथ पकड़ते देखकर सख्त भाव लिए तेज तफसीली नज़रों से उसे देखने लगी। अनाबिया भी जो अब तक वहीं खड़ी ये सब देखकर हंस रही थी, उसने भी हूर की इस हरकत को नोट किया और खामोशी से स्टेज से नीचे उतर आई। यजदान जो हूर की जिद करने और उसका हाथ जोर जोर से हिलाने पर हंस रहा था, जेब से पैसे निकाल कर अब हूर को देखने लगा। अब तो खुश हो ना? यजदान उसकी जिद के आगे हार मानते हुए बोला। हाय हाय, हसीन डाकू रानी, दिन दहाड़े मेरे मासूम हैंडसम भाई को लूट कर ले गई। शहरयार इतने सारे पैसे हूर के हाथ में देकर सदमे से यजदान पर गिरता हुआ बोला। निम्रा और हूर तो जोर जोर से हुटिंग करती हुई स्टेज से नीचे उतर गईं, लेकिन उनकी इस नोकझोंक को कितने ही मेहमान देखते हुए हंसते रहे। मगर महविश अब मुंह बनाए न जाने क्यों सबसे अलग थलग होकर बैठ गईं। तभी रिहाना बेगम जो महविश की माँ थी और इब्राहिम शिराजी की बेगम उन्हें इस तरह अकेला बैठा देखा तो वहाँ आती हुई बोली, अरे महविश, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? आओ, सब बुला रहे हैं बेटा। नहीं मम्मा, मैं यहीं ठीक हूँ। देख नहीं रही अपनी पोतियों का छिछोरापन, कैसे बेधड़क बड़े भाई का हाथ पकड़ लेती हैं। तौबा तौबा, ये कैसी तरबियत की है आमना ने अपनी बच्चियों की। जरा भी बड़ों की इज्जत, उनकी मौजूदगी का ख्याल हो, कोई शर्म लिहाज ही नहीं। मेरी अनाबिया इस जगह अगर ऐसा कुछ काम करती तो आप देखती मैं क्या करती। अव्वल तो मैंने अपनी बच्ची की ऐसी तरबियत ही नहीं की। बड़ी मासूम और प्यारी बच्ची है मेरी,
महविश मुंह बिगाड़ते हुए दिल की सारी भड़ास अपनी माँ के सामने निकालते हुए बोली, नहीं महविश, ऐसी बात नहीं है। आमना ने अपनी बच्चियों की बहुत अच्छी परवरिश की है। हमारी आंखों के सामने पले बड़े हैं ये सब बच्चे। हूर और निम्रा शहरियार और यजदान को अपना बड़ा भाई समझती हैं और वो भी इन बच्चियों को बहनों की तरह ही मानते हैं। महरो, हूर और निम्रा में उन्होंने कभी फ़र्क नहीं किया। और तुम भी देखो, निम्रा और हूर यजदान और शहरियार से कितनी छोटी हैं। क्या कभी तुमने यजदान को किसी लड़की से बात करते भी देखा है? ये तो सिर्फ हूर है जिससे वो बात कर लेता है, उसके नाज नखरे भी उठा लेता है, क्योंकि वो घर के सभी बच्चों में सबसे छोटी और नाजुक दिल की है। वो तो उसे गुड़िया और बच्चा कहकर बुलाता है। तुमने बेवजह गलत फहमी दिल में पाल ली है। छोड़ो इन सब बातों को, उठो और सबके साथ आकर बैठो। रेहाना बेगम दुपट्टा संभालती उठकर बोली। तभी महविश तंजिया हंसते हुए बोली, यजदान हूर को जितना भी बच्चा समझ ले अम्मा, हैं तो दोनों एक दूसरे के लिए नामहरम ही, बालिग तो है ना। और इस्लाम इतना बेतकल्लुफ़ होने की इजाज़त किसी गैर महरम के साथ नहीं देता। आमना को चाहिए कि ज़माने की ऊंच नीच से बच्चियों को आगाह करे, कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। माँ की कई बातों से उन्हें कोई ख़ास तसल्ली नहीं हुई थी। तभी जो बात उनके दिल में आई वो कहती हुई उठी और अंदर चली गई। आखिर कैसे बर्दाश्त कर लेती कि जो ख्वाब उन्होंने अपनी बेटी के लिए देखा था उस पर कोई और आकर डाका डाल दे। ऐसा तो वो कभी होने नहीं देने वाली थी। रात का फंक्शन देर रात तक चलता रहा, जहाँ आखिरकार बड़ों को ही डांट डपट कर सारी यंग पार्टी को वहाँ से भेजना पड़ा, क्योंकि कल बारात थी और ये दिन सबसे अहम था। हूर थकीहारी कमरे में आई तो नाराज नज़रों से इधर उधर देखने लगी, जहाँ कुछ मेहमान उसके कमरे में कब्जा किए बड़े आराम से बेड पर सो रहे थे। मजबूरन उसे सोफे पर सोना पड़ा, जो इत्तफाक से खाली था। अब सुबह होने में वक्त ही कितना बचा था जो वो नखरे दिखाती या उन लोगों को उठाती। दिन भर की थकी हुई थी, तभी धड़ाम से सोफे पर गिरती नींद की बातियों में खो गई। खुशियों से भरी सुबह का सूरज निकला तो इब्राहिम हवेली में हर तरफ गहमा गहमी शुरू हो गई थी। टेबल पर सब बैठे नाश्ते में बिजी थे। जब इब्राहिम शिराजी बोले, अरे हूर बिटिया रानी कहाँ है? क्या वो अभी तक उठी नहीं? उसे जाकर जगाओ भी, फिर ऐन वक्त पर इधर उधर भाग रही होगी। तभी निम्रा उनकी बात सुनकर उसे जगाने के इरादे से कमरे में आई। हूर, उठ जा यार, 12 बज रहे हैं, फिर शाम की तैयारी भी करनी है। निम्रा उसे सोफे पर सोता देखकर हैरानी से बोली, आप ही सोफे पर लेटने की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाई। अभी तो मेरी आंख लगी थी कि आप आ गई उठाने। अभी जाइए, मुझे बहुत नींद आ रही है। हूर नींद में डूबी आवाज़ में बोली, दादा जान नीचे बुला रहे हैं। हूर, चलो उठो चलो। निम्रा किसी भी हालत में उसे साथ लिए बिना जाने वाली नहीं थी, इसलिए हूर को मजबूरन उठना ही पड़ा। मुँह हाथ धोते वो अभी भी नींद के खुमार से पूरी तरह बाहर नहीं आई थी। जब सबके बीच आकर सलाम करती वो नाश्ता करने लगी। उसके बाद सब तैयारियों में बिजी हो गए। लड़कियां सब पार्लर चली गईं दुल्हन के साथ, जबकि यजदान और शहरियार घर पर सारी तैयारियां देखने लगे। शादी की वो रात भी आ गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। तमाम मेहमान नीचे तैयार होकर आते और गाड़ियों में बैठने लगे। यजदान ने ब्लैक रंग का शलवार कमीज पहना था जो उस पर बहुत जच रहा था, जबकि शहरियार ने गिरे रंग की घेरदार शलवार कमीज पहनी थी। कम वो भी नहीं लग रहा था। हाँ भाई यजदान, बच्चियां सब कहाँ हैं? अफनान, साकिब और इब्राहिम यजदान के पास आते हुए परेशानी से बोले, आप सब परेशान न हो, वो महरों के साथ पार्लर में हैं, बिल्कुल तैयार। आप लोग मेहमानों को लेकर हॉल पहुंचिए, मैं महरों और बाकी लड़कियों को लेकर हॉल में पहुंचता हूँ। शहरियार आप लोगों के साथ होगा। यजदान जल्दबाजी में कहता अपनी बड़ी सी गाड़ी की ओर बढ़ गया, जबकि सारे मर्द उसकी बात मानते हुए गाड़ियों की तरफ बढ़ गए। पार्लर के बाहर खड़ा यजदान लड़कियों के बाहर आने का इंतजार करने लगा। सबसे पहले उसने महरों को देखा, जो दुल्हन बनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके आज रुखसत होने का सोचकर यजदान उदास हो गया। फिर उसकी नज़र पीछे आती हूर पर गई, जो एक पलकों से पहचान नहीं पाया। वो इतनी प्यारी लग रही थी जैसे आसमान से उतर कर आती कोई सच्ची हूर हो। यजदान तो उसे देखकर हैरान रह गया। वो इस वक्त ग्रीन मैक्सी पहने एक मुकम्मल दोशीजा का रूप धारे हुए थी। कोई उसे देखकर कह नहीं सकता था कि वो अभी सिर्फ 18 साल की बच्ची है। अनाबिया बाहर आती यजदान को देखकर शर्मा गई, जबकि यजदान ने उसकी तरफ देखना तो दूर, एक नज़र डालना भी जरूरी नहीं समझा। तमाम लड़कियों को गाड़ी में बिठाता वो अपनी सीट की तरफ आया था। हूर जिद करके आज भी हमेशा की तरह उसके साथ आगे वाली सीट पर बैठी थी, जिस पर अनाबिया एक बार फिर दिल में हूर के लिए बदगुमानी को बढ़ने से रोक नहीं सकी। हॉल में पहुंचने पर सबने दुल्हन के साथ अनाबिया, निम्रा और सबसे बढ़कर हूर की बहुत तारीफ की। इब्राहिम शिराजी ने तो अपने खूबसूरत पोतों पोतियों और नवासी पर पैसे भी निशावर कर दिए।
फिर थोड़ी देर में बारात के आने का शोर उठ गया। दूल्हे के शानदार इस्तकबाल के बाद उन्हें लाकर स्टेज पर बिठाया गया। फिर इजाबो कबूल के बाद मेहरों को भी अपने मजाजी खुदा यानी अहमद के बराबर में लाकर बिठा दिया गया। उनकी जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हेलो, कैसी हो? शहरियार मौका देकर अनाबिया के पास आता हुआ बोला, जो फ़ोन पर शायद अपनी तस्वीरें ले रही थी। अनाबिया ने नज़र उठाकर देखा तो शहरियार मुस्कुरा रहा था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अनाबिया भी अब नॉर्मल अंदाज में बोली। आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शहरियार के इतने खूबसूरत अंदाज में तारीफ करने पर अनाबिया हक्का बक्का रह गई। उसकी आंखों से झलकते जज्बात अनाबिया से छिपाए नहीं छिप रहे थे। आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं आपको खा थोड़ी जाऊंगा। शहरियार ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा तो अनाबिया ने एक नज़र पूरे हॉल में देखा और जल्दी से अपनी मम्मा की तरफ चली गई। उसके इस तरह जाने पर शहरियार के चेहरे पर हंसी आ गई। मेरी ब्यूटी क्वीन, बहुत जल्द चुरा लूंगा तुम्हें सबसे और ले जाऊंगा अपनी दुनिया में। शहरियार ने हंसते हुए खुद से बड़बड़ाकर ये बात कही थी। कुछ देर के रस्मों के चलने और फिर खाने से फारिग होने के बाद रुखसती का वक्त आया। जब इब्राहिम शिराजी की पूरी फैमिली इस पल उदास होती अपनी लाडली बेटी को अहमद के साथ हमेशा के लिए रुखसत करके वापस हवेली के लिए निकल पड़ी। रात काफ़ी हो चुकी थी। ऊपर से दिन भर की थकान ने जैसे अब सबकी हिम्मत ही तोड़ दी थी। कोई उधर गाड़ी में ही सो रहा था तो कोई भारी जेबरों से खुद को आज़ाद कर रहा था। कोई आज की मसरूफियत पर बातें करता नजर आ रहा था। आखिरकार आधे घंटे की मुसाफत के बाद तमाम गाड़ियां हवेली की हदों में दाखिल होती दिखाई दी। एक एक करके सब गाड़ी से नीचे उतरते अपने अपने कमरों में जाने लगे। हूर इस वक्त नींद में झूमती कमरे में आई। कपड़े चेंज करती वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आई, उसकी आंखें सामने बेड पर कल वाले मेहमानों को आज फिर उसके बेड पर धड़ल्ले से काबिज होते देखकर खून के घूंट पीकर रह गई। उसने सोच रखा था कि आज वो जल्दी आकर अपने बेड पर आराम से कल की नींद भी पूरी करेगी, लेकिन अब शायद ये मुमकिन नहीं था। सोफे पर लेटने से उसकी कमर में बहुत दर्द हुआ था। आज तो वो यहाँ सोने का सोच भी नहीं सकती थी। नींद में ही बड़बड़ाती वो कब यज़दान के कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसके खाली बेड पर आकर सो गई, उसे होश नहीं रहा। जब 3 घंटे के बाद यज़दान सारे मामले निपटाते थका हारा अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो सामने हूर को बच्चों जैसी मासूमियत लिए बेखबर सोता देखकर पहले तो बहुत हैरान हुआ। फिर उसे जगाने का इरादा करते हुए फ्रेश होकर वहीं सोफे पर सो गया। कौन सा पूरी रात के गुजरने का इंतजार करना था। सुबह के 5 तो वैसे ही बज रहे थे। एक आध घंटे में सूरज निकल आना था। यही सोचता यज़दान वहीं एक तरफ सोफे पर सो गया। जब सुबह करीब 8 बजे हूर एक अजीब से एहसास के तहत आंखें मलती हुई नींद भरी आंखें खोलकर हैरान नज़रों से कमरे को देखने लगी और सोचने लगी ये उसका कमरा तो नहीं। फिर अभी वो यही सोच रही थी कि उसकी नज़र सामने सोफे पर लेटे यज़दान पर गई। वो सिर पर हाथ मारती अपनी पूरी आंखें खोलकर खुद को मलामत करती बोली, उफ, ये तो यज़दान भाई का कमरा है। मैं शायद रात को नींद में इनके कमरे में आकर सो गई थी। बेचारे मेरी वजह से सोफे पर सोए। फिर जल्दी से उठती हुई वो यज़दान के करीब आई। यज़दान भाई, उसके कंधे को हिलाती वो उसे नींद से जगाती बोली। जब यज़दान ने मुंदी हुई आंखें खोलकर हूर के मासूम चेहरे को सवालिया नज़रों से देखा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप बेड पर जाकर सो जाइए। ये कहती वो सीधे उसके कमरे से बाहर चली आई। अपने बिखरे बालों को दोनों हाथों से समेट कर लपेटती वो अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी कि तभी महविश जो सामने से चली आ रही थी उसे यज़दान के कमरे से इतनी सुबह निकलता देखकर और वो भी इस बिखरी हालत में वो बुरी तरह दंग रह गई। बेख्तियार सीने पर हाथ रखे वो तेजी से हूर के पास आती उसका बाजू जोर से पकड़ते हुए बोली, बेशरम बेहया लड़की, क्या तुम सारी रात एक गैर महरम के साथ उसके कमरे में रही? वो उसे झकझोरते हुए पूछने लगी। नहीं फूफो, वो मैं नींद में थी, मुझे नहीं पता चला। खौफजदा चेहरे के साथ वो महविश के गुस्से भरे तेवर देखते हकलाते हुए बोली। लेकिन महविश बेगम ने न आगे देखा न पीछे। वो पहले ही दिन से हूर से खार खाए बैठी थी। अब तो उन्हें मौका मिल गया था यज़दान के रास्ते से हूर को हटाकर अपनी बेटी अनाबिया का रास्ता साफ करने का। तभी घसीट कर उसे नीचे सबके सामने लाती हुई वो चीखी, ये देखिए अपनी छोटी प्यारी लाडली बेटी के कारनामे। साके भाई, मोहतरमा सारी रात यज़दान के कमरे में उसके साथ सोती रही है और हमें यहाँ के मर्दों को किसी को इल्म ही नहीं है कि उनकी नाक के नीचे उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है। महविश इस वक्त तमाम लिहाज एक तरफ रखते हुए बेहद बदतमीजी से बोल रही थी। इब्राहिम शिराजी, उनकी बेगम रेहाना, अफनान और शाकिब के साथ तमाम लोग जिस वक्त हॉल में नाश्ते की मेज पर मौजूद थे और कुछ देर पहले तक बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, अब उड़े हुए चेहरों के साथ कभी महविश को तो कभी कांपती हुई हूर को देखने लगे। ये क्या कह रही हो महविश?
होश में तो हो, जानती हो कि तुम जिस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो वो इस घर की इज्जत और मान को कभी ठेस नहीं पहुंचा सकता। जरूर तुम्हें गलत फहमी हुई है। इब्राहिम शिराजी गुस्से की लाली लिए सख्ती से बोले। सबकी नजरें कभी महविश पर तो कभी बराबर में डरी सहमी हूर पर जा रही थी। मैं इल्जाम लगा रही हूँ बाबा, पूछिए इससे। मैंने खुद इसे यजदान के कमरे से अपनी बिखरी हालत ठीक करते निकलते देखा है। पूछिए, अगर मैं झूठी हूं तो इसने खुद अपने गुनाह का इकरार क्यों किया है? आप सब भी पूछिए। महविश जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिनकी आवाज़ का शोर सुनकर अंदर सोया यजदान भी अब घबराकर बाहर आ गया, लेकिन कुछ समझ न पाते हुए वो सबकी नज़रें खुद पर ठहरती देखकर उलझन में पड़ गया। बस महविश, बहुत हो गया। तो मेरी पाकबाज, बाखलाक और बेशरम नहीं हो, बल्कि बेहद बाशऊर बेटी पर इस तरह कीचड़ नहीं उछाल सकती। मुझे अपनी हूर पर पूरा यकीन है। अब की बार साकिब चुप न रह सके तो वो भी गुस्से से बोले, जबकि आमना बेगम मुंह पर हाथ रखे रोने लगी। हूर, बताओ बेटा, क्या हुआ? रेहाना बेगम उसके पास आती प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली, मेरी बच्ची, क्या ये जो महविश कह रही है वो सच है? हूर, जो अब हिचकियों से रो रही थी, भरी हुई आंखें उठाकर सामने एक नज़र पीले पड़े यजदान के चेहरे पर डालते हुए बोली, दादी जान, मैं गलती से यजदान भाई के कमरे में जाकर सो गई थी। यकीन करें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तभी यजदान, जिसे अभी तक इस पूरी सूरत हाल का ठीक अंदाजा नहीं हुआ था, हूर की बात सुनते ही सब समझ गया। गुस्से से भरता हुआ बोला, ये आप लोग हूर से किस तरह के सवाल कर रहे हैं? बच्ची है वो, अभी नासमझ है। गलती से मेरे कमरे में आकर सो गई तो आप लोगों ने उसे मुजरिम करार दे दिया। जिस मासूम को सही गलत की समझ तक नहीं, उस पर आप लोगों ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। यजदान भी अब सबके बीच आकर अपने हक में चीख उठा था। देखो बेटा यजदान, मुझे तुम्हारे किरदार पर कोई शक नहीं। मैं जानती हूँ ये लड़की तुम्हें अपने जाल में फंसा। महविश अभी इतना ही बोली थी कि आमना, जो कब से खामोशी से रो रही थी, तेज आवाज में बोली, बस महविश, एक और लफ्ज मेरी हूर के लिए नहीं, वरना मैं सब भूल जाऊंगी। अब इब्राहिम शिराजी भी चुप न रह सके। वो रौबदार आवाज में बोले, जो भी हुआ, गलती किसी की हो या ना हो, उसका आखिरी हल यही निकलता है कि यजदान की वजह से हूर की पाकीज़ा जिंदगी पर सवाल उठा है। जबकि मैं जानता हूँ मेरा बच्चा बहुत नेक और इज्जतदार ख़ानदान का खून है। वो ख्वाब में भी ऐसा कुछ करने का सोच नहीं सकता, लेकिन अब उसे हूर के लिए, खुद के लिए और सबकी नज़रों में वही इज्जत और वक़ार बनाए रखने के लिए हूर के साथ निकाह करना होगा। उसे ये कुर्बानी देनी होगी, नहीं तो कोई भी हूर को अपनाएगा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी वजह से बेगुनाह होते हुए भी इल्ज़ाम की शिकार ठहराई जा रही है। इसीलिए तुम्हें ही अब उसका साथ देकर उसे इस इल्ज़ाम से बरी करना होगा। हूर को शायद ही अब कोई अपनाए, क्योंकि वो तुम्हारी वजह से बदनाम हो चुकी है। मैंने बहुत सोच समझकर ये फैसला किया है कि तुम दोनों का निकाह कर दिया जाए। इब्राहिम शिराजी आंखों में नमी लिए यजदान की तरफ उम्मीद से देख रहे थे, और यजदान तो जैसे सदमे में जड़ होकर खड़ा रह गया। वहीं महविश, जो अचानक बाजी पलट जाने पर हकलाते हुए बोली, अरे बाबा जान, निकाह? ऐसे कैसे यजदान इस बदचलन लड़की से निकाह कर लेगा? ये जरूर उसे फंसा रही है। चुप हो जाओ महविश। इब्राहिम शिराजी महविश की बात पूरी होने से पहले ही दहाड़े, ये सब तुम्हारी लगाई हुई आग है। अब बात सर से ऊपर जा चुकी है, जिसका आखिरी हल यही है कि इज्जत से निकाह कर दिया जाए, ताकि लोगों के मुंह बंद हो सके। महविश सिकुड़ते दिल के साथ अपने बाप का आखिरी फैसला सुन रही थी। ये उन्होंने क्या कर दिया था? वो तो ये सोच रही थी कि हूर को बदनाम करके यजदान की नज़रों में गिराकर अनाबिया की अहमियत बढ़ाएंगी, लेकिन अब तो वो खुद ही अपने जाल में फंस गई थी। यजदान को अपनी बेटी की किस्मत से मिटाने का सामान वो खुद ही कर बैठी थी। अब कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन दादा जान, हूर मुझसे बहुत छोटी है, पूरे 10 साल छोटी। मैं उसे कैसे निकाह कर सकता हूँ? मैं उसे बच्चों की तरह समझता हूँ। खुदा के लिए हमारे रिश्ते की ऐसी तौहीन मत कीजिए। यजदान बेबसी से बोला, वक्त के साथ अकल और समझ आ जाएगी। निकाह करना कोई जुर्म नहीं। शरीयत में कजन से निकाह की इजाज़त है। बहन कहने से कोई बहन नहीं बन जाती। और उम्र का क्या है? 10-12 साल का फ़र्क तो अम्मा अब्बा की उम्र में भी है। देखो कितनी मिसाली ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। मुझे कोई एतराज़ नहीं। अल्लाह का नाम लेकर ये नेक काम जल्द ही अंजाम दें। साकिब ये कहते हुए उठकर खड़े हुए थे और अंदर चले गए। यजदान ने काफ़ी देर तक सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन शायद सबका यही आखिरी फैसला था। अफनान भी इस पल खामोश थे। आखिर क्या कहते, जब सब कुछ अपनी आंखों से देख और कानों से सुन चुके थे। हूर आंखों में आंसू लिए बेगुनाह होकर भी शर्मिंदा से सिर झुकाए खड़ी थी। और फिर इब्राहिम शिराजी ने यह फैसला किया कि महरों के ठीक वलीमे के 1 हफ्ते के बाद यजदान और हूर का निकाह किया जाएगा, तमाम रस्म रिवाजों के साथ, ताकि किसी को ये न लगे कि उन्होंने बच्चों के गुनाह को छिपाने की कोशिश की है।
जिस तरह महरों की शादी में कोई कमी नहीं रही, उसी तरह मेरी बच्ची हूर और यजदान की शादी में भी कोई कमी नहीं रहेगी। इस टॉपिक पर अब और कोई बहस नहीं होगी। सब कान खोलकर सुन लो और शादी की तैयारियां शुरू करो। ये कहते हुए इब्राहिम शिराजी अपने कमरे में चले गए। अब उनके आगे किसी की हिम्मत नहीं थी जो सवाल जवाब करता। आमना बेगम हूर को लेकर अंदर चली गई। आसिया और रिहाना बेगम को तो जैसे चुप्पी लग गई थी। तमाम मेहमान जो घर भर में आए हुए थे, ये तमाशा देखकर अंदर ही अंदर चटकारे लेते और कानाफूसी करते अपने अपने कमरों में चले गए। यजदान जो खून उतरती नज़रों से महविश को देख रहा था, उसका बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा दे। तभी शहरयार आगे बढ़ा, भाई को संभालता हुआ उसे उसके कमरे में ले गया। महविश तो सदमे से अपनी जगह बर्फ की तरह जमी खड़ी रह गई थी। कितनी आसानी से उन्होंने अपने ही हाथों अपनी बेटी की किस्मत का हीरा हूर की झोली में डाल दिया था, और अब वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय इसके कि दिल पर पत्थर रखकर यजदान और हूर की शादी होते देखती। अम्मी, आपने ये क्या कर दिया? कम से कम मेरा ही ख्याल कर लेती। किसी बेगुनाह पर बिना तस्दीक इतनी बड़ी तोहमत लगाते हुए आपको जरा भी मेरा ख्याल नहीं आया। अनाबिया आंखों में ढेरों आंसू लिए माँ के करीब आती बेहद धीमी मगर दर्द भरी आवाज़ में बोली थी। अब वो माँ से ये तो नहीं कह सकती थी कि बेटी की मोहब्बत पर उसकी अपनी माँ ने ही डाकर डालकर उसकी खुशियाँ उससे छीन ली थीं। हूर कमरे में आते ही आमना जी के गले लगकर रो पड़ी। अम्मी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं जानती हूँ मेरी जान, तुम मासूम हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। आमना जी अभी उसके साथ रो रही थी, तभी यजदान वहाँ पर आया। इसके साथ ज़बरदस्ती मत करें, मैं सबको समझा दूंगा। मैं खुद इस निकाह के खिलाफ हूँ। दर्द से हूर को देखता यजदान दर्द भरी आवाज़ में बोला, मेरी बेटी जमाने भर में तुम्हारे नाम से बदनाम हो गई। यजदान, कौन अपनाएगा अब इसे? सबको समझाने से बेहतर है कि हूर को खुशी से अपना लो, उसे अपने नाम की इज्जत की चादर उड़ा दो। ये एक माँ की तुमसे गुजारिश है। आमना का लहजा भीगा हुआ था। यजदान तो आमना को अपने सामने इस तरह भीख मांगता देखकर दंग रह गया। आगे बढ़कर उनके हाथ थाम लिए और सिर झुका गया। उसके लिए अब वहाँ और खड़ा रहना मुश्किल था, इसलिए वो वहाँ से निकल आया। भाई, ये आपके कपड़े हैं, जल्दी से पहनकर तैयार हो जाइए। यजदान बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहा था, तभी शहरयार उसके कमरे में आता हुआ बोला, ठीक 1 हफ्ते के बाद आज हूर और यजदान का निकाह हो रहा था। इसकी ज़रूरत नहीं थी। यजदान ने सरसरी सी नज़र उन कपड़ों पर डाली। वो समझ गया था नए कपड़ों तक का भी इंतजाम हो चुका है। ज़रूरत क्यों नहीं थी? चाहे हालात जैसे भी हों, पर दिन तो बड़ा है ना, इसलिए जल्दी से ये पहनकर तैयार हो जाइए और सब अल्लाह पर छोड़ दीजिए। शहरयार संजीदगी से कहता भाई को गले लगाकर चला गया। बहुत प्यारी लग रही हो, बस प्लीज़ रोना नहीं, वरना मेरी मेहनत से किया गया सारा आई मेकअप ख़राब हो जाएगा। निम्रा और मेहरों ने दुल्हन के लिबास में बैठी हूर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जिसकी आंखों में आंसू और गालों पर हल्की सी नमी थी, क्योंकि न जाने कितने आंसू वो मेकअप के बीच बहा चुकी थी। अनाबिया गहरी संजीदगी लिए चुपचाप हूर को देख रही थी। उसका दिल इस वक्त यहाँ से भाग जाने को चाह रहा था, लेकिन वो मजबूर थी। हूर अपने कांपते हाथों को काबू करने की कोशिश करती गमगीन चेहरा लिए मेहरों और निम्रा को देखने लगी। चुंडी उड़ाओ, निकाह के लिए लोग आ रहे हैं। तभी आमना, आसिया, महविश और बाकी तमाम औरतें कमरे में दाखिल होती बोलीं, तो दोनों ने जल्दी से हूर को बेड पर बिठाया और उसके सर पर अच्छे से चुनरी डाल दी। हूर के दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो चुकी थी। कोई भी राह फरार न पाकर उसने बेरहमी से अपने आंसू पोंछे तो कमरे में उसकी चूड़ियों की खनक गूंज उठी। तभी वहाँ निकाह ख्वाह के साथ तमाम मर्द भी कमरे में आए थे। औरतों ने अपने सिर पर अच्छे से दुपट्टा ले लिया। निकाह ख्वाह ने जैसे ही कलमे पढ़ने शुरू किए, ठीक वैसे ही हूर को अपने दिल की हालत अजीब होती महसूस होने लगी। जब निकाह ख्वाह ने उससे उसकी रजामंदी पूछी तो वो गुमसुम सी चुप बैठी रही। तभी रिहाना बेगम आगे बढ़कर प्यार से उसे सीने से लगाती हुई बोली, कबूल है। हूर अपनी आंखों को जोर से बंद करती कांपती आवाज़ में बोली, जिस पर सब लोगों ने एक दूसरे को खुशी से मुबारकबाद दी थी। सबके चेहरे खुशी से और मुसर्रत से जगमगा रहे थे। अब सब बाहर की तरफ आए, जहां यजदान सपाट चेहरे के साथ बैठा था। थोड़ा मुस्कुरा ले भाई, हूर ऐसे देखेगी तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। पास बैठे शहरियार ने उसे समझाने के अंदाज में कहा। यजदान कुछ कहना चाहता था मगर बोल नहीं पाया, क्योंकि निकाह ख्वाह अब उससे रजामंदी पूछने आ रहे थे। पल पल मरा हूँ मैं, सोचा तक नहीं था कि ज़िंदगी में ये दिन भी देखना पड़ेगा। यजदान ने निकाह ख्वाह को कलमे पढ़ते सुना तो धीमी आवाज़ में बुदबुदाया, जिसे शहरियार ने बखूबी सुन लिया था। कबूल है। निकाह ख्वाह के पूछने पर यजदान ने संजीदगी से अपनी रजामंदी दी तो दुआ के बाद मुबारकबाद का शोर उठ गया। हर कोई यजदान की तरफ आता गले मिलकर उसे मुबारकबाद दे रहा था। अब रिश्ता जोड़ा है तो पूरी ईमानदारी से निभाना।
इब्राहिम शिराजी उसके गले लगते प्यार से उसे समझाते हुए बोले, जिस पर वो नजरें झुका गया। निकाह के तुरंत बाद हूर की रुखसती भी हो गई। उसे यजदान के कमरे में लाकर बिठाया गया तो वो कमरे को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि कमरा बहुत खूबसूरत तरीके से गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पसंद की शादी हो। हूर कमरे को चारों तरफ देखती मेहरों को देखने लगी, जैसे पूछना चाहती हो ये सब क्या है। ये सब शहरी भाई की कारस्तानी है। कह रहे थे शादी जिंदगी में एक बार होती है, सेलिब्रेट करना तो बनता है। बड़े भाई हैं आखिर। मेहरों कंधे उचकाकर मुस्कुराती हुई बोली। हूर कुछ नहीं बोली। अच्छा तुम यहीं बैठो, यहाँ खाना रखा है, मैं भाई को भेजती हूँ, तुम दोनों खा लेना। भाई ने भी कुछ नहीं खाया और मुझे यकीन है तुमने भी नहीं खाया होगा, मेहरों ने कहा तो हूर की नज़र सोफे के पास रखी शीशे की टेबल पर गई, जहाँ टेबल के चारों तरफ फूल बिखरे पड़े थे और कोनों में मोमबत्तियाँ जल रही थीं, जबकि सोफे के बीच में फूलों की पंखुड़ियों से हार्ट बनाया गया था। ये सब देखने में बहुत प्यारा लग रहा था, मगर इस वक्त हूर के अंदर सारे एहसास मर चुके थे। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेहरों के कमरे से जाने के कुछ ही देर बाद हूर को एहसास हुआ कि उनकी शादी कोई नॉर्मल शादी नहीं थी, इसलिए उसे ऐसे नहीं बैठना चाहिए। यजदान को ऐसी कोई चाह नहीं होगी और हो सकता है उसे ये सब और भी नागवार गुजरे। अपना शरारा संभालती वो बेड से नीचे उतरने लगी, तभी दरवाजा खोलकर यजदान कमरे में दाखिल हुआ। उसे लॉक लगाता देखकर हूर का दिल डर से कांप गया। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। बैठ जाओ, ऐसे खड़ी क्यों हो? बिना उस पर एक नज़र डाले यजदान उससे कहता ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ तो होश में आती हूर उसकी पीठ देखने लगी, जो अपनी घड़ी उतार रहा था। वो उसे इग्नोर कर रहा था। वो सुहागन के लिबास में कितनी खूबसूरत लग रही थी और जिसके लिए उसे सजाया गया था वही उसे नज़रअंदाज कर रहा था। ये ख्याल ही उसे सिर से पांव तक जला गया। अब वो शेरवानी एक तरफ फेंक कर वार्डरोब की तरफ बढ़ गया, जबकि हूर दुख से सोचने लगी कि कैसे अपने बर्ताव से वो उसे बता रहा था कि ये शादी जबरदस्ती उस पर थोपी गई है। गले से हार खींचकर उतारती वो उदासी से सोचने लगी, जबकि उसकी सोचों से बेखबर यजदान वॉशरूम जा चुका था। 10 मिनट के बाद जब वो वापस आया तो हूर अपना मेकअप हटा चुकी थी। ज्वेलरी उतारने के बाद वो अब अपना दुपट्टा साइड पर करने लगी थी, मगर यजदान को वापस कमरे में आता देखकर उसने जैसे तैसे उसे फिर से कंधों पर ओढ़ लिया। यहाँ आओ, चेंज करने की गरज से वो भी वॉशरूम जाने वाली थी, तभी यजदान की संजीदा पुकार पर उसके कदम रुक गए। जी? हूर ने हैरानी से उसे देखा, जो सोफे पर बैठा उसे अपने पास आने का इशारा कर रहा था। जी आप? यजदान ने गंभीर नज़रों से उसकी ओर देखा। वो लाल ट्रेडिशनल शरारे में हल्के मिटे हुए मेकअप के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। खाना खाया है? जब हूर ने मासूम चेहरा लिए बस नाम में सिर हिलाया तो यजदान ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कान को रोका। फिर बनावटी गंभीरता से बोला, आ जाओ खा लो, वरना ठंडा हो जाएगा। इतना कहकर यजदान ने निवाला तोड़कर उसके मुंह के सामने किया। हूर ने शर्माते हुए पहले उसके हाथ को देखा, फिर धीरे से आगे बढ़कर वो निवाला उसके हाथ से खा लिया। मैं जानता हूँ ये शादी आप करना नहीं चाहती थी और मैं भी ऐसा कुछ नहीं चाहता था, मगर हालात ऐसे हो गए थे कि इनकार की गुंजाइश नहीं थी। मैं कभी भी आपको किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं करूँगा। ये शादी आपके लिए कभी बेड़ियाँ नहीं बनेगी। आप पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें, उसके बाद हम दोनों सोचेंगे कि इस शादी को किस मोड़ पर लेकर जाना है। जो हुआ उसे आप भूल जाइए, हम पहले की तरह रहेंगे। आप जैसे पहले मेरे साथ होती थी वैसे ही रहिएगा। मैं कभी किसी टिपिकल मर्द की तरह सिर्फ शौहर बन जाने के बाद आप पर अपना हक या दबाव नहीं जमाऊंगा। यजदान बोलता जा रहा था और हूर उसे सुन पड़े दिमाग के साथ बस देखती जा रही थी। उसके बाद हूर जब वॉशरूम से ड्रेस बदलकर वापस आई तो उसने देखा कि यजदान करवट लेकर लेटा हुआ था। कमरे की धीमी रोशनी में वो समझ नहीं पाई कि वो सो गया या फिर जागा हुआ था, लेकिन सोने से पहले उसने बेड से सारे फूल हटा दिए थे। मोमबत्तियां भी बुझ चुकी थीं। हूर भी बेड की दूसरी तरफ आकर लेट गई। उसकी आंखें बंद होने की देर थी और नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। एक तो बहुत दिनों से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, बस टेंशनों में घिरी हुई थी। दूसरा, ये कमरा और ये बेड उसके लिए नया नहीं था, इसलिए उसे आराम और सुकून के साथ नींद आ गई। दूसरी तरफ यजदान जो अब तक जागा हुआ था, उसकी गहरी होती सांसों से समझ गया कि वो सो चुकी है। तभी करवट लेकर उसकी ओर मुड़ा और उसका चेहरा देखने लगा, जहाँ सोते हुए उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून और इत्मीनान था। आज निकाहनामे पर दस्तखत करने के बाद पहली बार वो उसे एक नए हक से देख रहा था। हूर को देखते ही एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़का। वो इतनी खूबसूरत और मासूम लग रही थी कि यजदान खुद को उसके बारे में ऐसा सोचने से रोक नहीं पाया था। शायद ही निकाह की ताकत थी जो उसे हूर के लिए अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर रही थी।
वो अब उसकी बेबी थी और पूरे हक से उसके साथ सो रही थी। ये एहसास ही बहुत खूबसूरत था। उस पर उसके जज्बात और एहसास हूर के लिए थोड़े से बदल गए। यज़दान ने प्यार से उसके चेहरे पर आए बाल हटाए, फिर खुद भी आंखें बंद करके सो गया। सुबह हुए यज़दान ने बिल्कुल सामान्य दिनों की तरह सबके साथ मिलकर नाश्ता किया, फिर अपनी अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या में व्यस्त हो गए। महविश और अनाबिया बुझते चेहरों के साथ ये सब देखती रहीं और बर्दाश्त करती रहीं, जबकि बाकी घर वाले जैसे सबसे पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे थे। और फिर धीरे धीरे जिंदगी फिर से पुरानी राह पर चलने लगी थी। हूर कॉलेज जाने लगी और इज़दान दिन भर कारोबार में व्यस्त रहने लगा। जब वो रात देर से घर लौटता तब तक हूर गहरी नींद में खो चुकी होती थी। वो भी थका हारा फ्रेश होकर उसके साथ बैठ के एक तरफ आकर लेट जाता। मेरी बहन चली गई, अब मैं किसके साथ कॉलेज जाऊंगी? रोनी सूरत बनाती वो वापस हवेली आई थी, जहां यज़दान ऑफिस के लिए तैयार होकर गाड़ी में बैठता बस निकलने ही वाला था। तभी हूर को वापस आता देखकर वो उसके करीब आया। हूर, क्या हुआ? तुम कॉलेज नहीं गई? मैं लेट हो गई यज़दान भाई। हूर बेखबरी में अभी इतना ही बोली थी कि भाई सुनते ही यज़दान का चेहरा लाल हो गया। फिर गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला, शट अप, खबरदार जो फिर कभी भाई बोला तो। अब से मैं तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं हूँ। वो घायल शेर की तरह दहाड़ा था। हूर तो उस पर उसके गुस्से से सहम कर 2 कदम पीछे हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो यूँ गुस्सा करेगा। सॉरी हूर, मुझे गुस्सा आ गया था, माफ़ी मांग रहा हूँ ना। आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों के घेरे में लेता यज़दान शर्मिंदा लहजे में बोला। जवाब में हूर ने कुछ नहीं कहा, बस चुप खड़ी आंसू बहाने लगी। रोइए मत, मुझे तकलीफ होती है आपके रोने से। यज़दान ने प्यार से उसके आंसू साफ किए तो वो सिसकी। अच्छा, आज से मैं अपनी हूर को कॉलेज खुद छोड़कर आया करूँगा। उसका सिर अपने सीने पर रखते हुए यज़दान उसे चुप कराने के लिए बोला तो हूर का पूरा वजूद ठहर गया। वो रोना भूलकर हैरानी से सिर उठाकर यज़दान की ओर देखने लगी। आज पहली बार यज़दान ने उसे गुड़िया की बजाय उसके नाम से पुकारा था। चलो आ जाओ। यज़दान प्यार से उसे गाड़ी में बिठाकर कॉलेज छोड़ने आया था। अनाबिया और महविश अपनी सारी तैयारी पूरी करके कमरे से बाहर आई और सबसे मिलने लगी। आज उनकी वापसी थी। शहरियार बाहर गाड़ी के पास खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ था उसके बाद शहरियार ने अनाबिया से कोई बात नहीं की थी। उसका दिल भी अपने भाई की वजह से थोड़ा बुझा बुझा सा था। और फिर फुप्पो ने जो तमाशा लगाया था उसके बाद शहरियार उनसे थोड़ा खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। लेकिन अब जब वो लोग वापस जा रही थी तो शहरियार का दिल एकदम से उदास हो गया था। सबसे मिलने के बाद जब दोनों बाहर आई और गाड़ी में बैठी तो शहरियार की नज़रों ने बैक मिरर में अनाबिया के गमजदा चेहरे को देखा। उसका दिल चाहा कि इस पल वो अनाबिया की सारी उदासियां खुद में समेट ले और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दे। उसकी माँ की गलती में अनाबिया का कोई कसूर नहीं था, फिर वो क्यों फुप्पो की गलतियों की वजह से इतनी उदास और गमजदा थी? शहरियार दिल ही दिल में सोचता गाड़ी चला रहा था कि उसी दौरान एयरपोर्ट भी आ गया। फुप्पो से अलविदाई कलाम कहने के बाद शहरियार ने मौका देकर अनाबिया से कहा, आप उदास मत हो अनाबिया, इस समय आपका तो कोई कसूर नहीं। मैं आपको उदास नहीं देख सकता। बहुत जल्द आऊँगा आपका हाथ फुप्पो से मांगने। शहरियार चाहत भरी नज़रों से अनाबिया के धुंधलाते चेहरे को देखता हुआ बोला। फिर एक खूबसूरत सी डिब्बी निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये अंगूठी मैंने आपके लिए ली है। अगर आपको मेरी मोहब्बत कबूल है तो इसे पहन लीजिएगा, वरना मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरी मोहब्बत मंजूर नहीं। शहरियार गंभीरता से कहते हुए उसके हाथ में वो अंगूठी देकर जाने लगा और अनाबिया तो बस नम आँखों से उसे दूर जाते हुए देखती रह गई। उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसके रब ने यज़दान जैसे इंसान को उससे इसलिए छीना था क्योंकि वो उसे इतने प्यारे इंसान की मोहब्बत से नवाजना चाहता था। अनाबिया रोते रोते भी हंस दी। जब वो खूबसूरत अंगूठी निकाल कर अपनी उंगली में पहन रही थी तब उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ शहरियार पर टिकी हुई थीं। जब शहरियार ने पलटकर आखिरी नज़र उस पर डाली तब अनाबिया ने हाथ उठाकर अपनी उंगली में सजी उसकी अंगूठी उसे दिखाई थी और फिर अंदर की तरफ बढ़ गई जहां महविश उसका इंतजार कर रही थी। और शहरियार तो फटी आंखों से एक पलकों से देखता रह गया। क्या मेरी मोहब्बत कबूल कर ली गई? वो खुद से बेयकीनी में बोला, फिर बेहद खुश होता हुआ वापस लौटने लगा। अब उसे अपनी और अनाबिया की आने वाली खुशियों भरी जिंदगी के लिए दादा जान से बात करनी थी। यज़दान थका हुआ रात देर से कमरे में दाखिल हुआ। जब उसने हूर को अब तक जागते देखा तो हैरान रह गया। हूर, आप अभी तक सोई नहीं? हैरानी से पूछते हुए इस पल उसे जागता देखकर यज़दान को एक अजीब सी खुशी मिली थी जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। जी, मैं पढ़ाई कर रही थी तो वक्त का अंदाजा नहीं हुआ। हूर अब किताबें समेटते हुए सोने की तैयारी करने लगी।
हूर, क्या एक कप चाय मिलेगी? बहुत थक गया हूँ। बेहद उम्मीद भरी नज़रों से वो उसके मासूम चेहरे को देखता हुआ बोला। अभी लाई, वो मुस्कुराकर कहती हुई बोली थी। फिर कुछ देर के बाद गर्म चाय का कप हाथ में ली वो अंदर आई, जहाँ यजदान आंखें बंद की उंगलियों से धीरे धीरे अपना सिर दबा रहा था। क्या आपके सिर में दर्द हो रहा है? हूर फिक्र भरे भाव चेहरे पर सजा धीमी आवाज में पूछने लगी। जब यजदान ने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए उसे देखा, उसकी लाल आंखें देखते हुए हूर को एहसास हुआ। तब आगे बढ़ते वो अपने नरम हाथों से उसका सिर दबाने लगी। यजदान उसकी सदा पर फिदा होता धीरे से उसकी कलाई थाम गया, फिर उसके बराबर बैठता हुआ बोला, बस हूर, दर्द में आराम हो गया। इतनी जल्दी? अभी तो मैंने ठीक से दबाया भी नहीं। वो आंखों को झपकाती मासूमियत से बोली। अब इतनी नरमी से सिर दबाओगी और इतने ख्याल रखोगी तो दर्द तो भाग ही जाना है। यजदान बहुत प्यार से उसके गाल पर हाथ रखता हुआ बोला। ख्याल क्यों ना रखूं? हूर ने नासमझी से पूछा। आदत पड़ जाएगी। यजदान ने उसके हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर जवाब दिया। तो अपने उस हाथ को देखकर हूर ने यजदान को देखा, जिसका शायद ये पसंदीदा काम था। तो इससे क्या होगा, पड़ जाने दे आदत। हूर आराम से बोली। आदत जानलेवा होती है, यजदान ने उसकी आंखों में देखकर कहा। हो जाने दें। अब इससे डरकर मैं आपका ख्याल रखना तो नहीं छोड़ सकती ना। आपको मेरी फिक्र होती है हूर। अब की यजदान ने अपनी नाक उसकी नाक से छूते हुए बड़ी लगावट और मायने भरे आवाज़ में पूछा। जब हूर अपनी नाक सहलाती हुई बोली, दानी, आपकी नाक तो बहुत ठंडी है। हूर ने जो कहा वो सुनकर यजदान पहले तो बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर जोर से हंसने लगा। हूर काफ़ी ताज्जुब से उसे इतना हंसता हुआ देखने लगी। क्या हुआ? उसे बेड पर लेटा देखकर हूर ने पूछा, जिसकी हंसी अभी तक थमी नहीं थी। शौहर नाम का इंसान अब अपनी बीवी से रोमांस भी नहीं कर सकता? यजदान ने मुस्कुराहट दबाए हुए पूछा, तो उसका चेहरा एक पल में ही लाल हो गया था। यजदान को उसका दानी कहना उसके दिल को बहुत अच्छा लगा था। वो शर्म से लाल पड़ती उसकी चाय उठाकर उसकी तरफ बढ़ाती अपनी जगह आकर लेट गई, जिस पर यजदान एक बार फिर जोर जोर से हंस रहा था और अब के हूर के होंठ भी मुस्कुरा रहे थे। दादा जान, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। शहरयार इब्राहिम शिराजी के कमरे में आता उन्हें तन्हा बैठा देखकर बोला। हाँ बेटा आओ, कहो क्या बात है। इब्राहिम शिराजी सीधे होते अखबार एक तरफ रखते हुए उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जो होते बोले। दादू, वो मुझे दरअसल। आपके शहरयार गला खकारते कन्फ्यूज होने लगा। बोलो बेटा, शहरयार क्या बात है? वो प्यार से बोले। दादू, मुझे अनाबिया पसंद है। अब बाबा से बात करें। शहरयार अब शर्माता हुआ दिल की बात जुबान पर लाता बोला। बाकी लोगों से इब्राहिम और यजदान ही थे जिनसे शहरयार खुलकर बात करता था। यजदान से कह नहीं सकता था, इन दोनों वो बहुत बिजी था, इसलिए इब्राहिम को बताना मुनासिब समझा। वो घर के बड़े थे, शहरयार की बात अच्छे से समझते वो मुस्कुरा दिए। अच्छा, तो बरखुरदार को मोहब्बत हो गई है, अब इन्हें भी शादी करनी है। इब्राहिम जी उसे छेड़ते हुए बोले, जिस पर शहरयार हंस दिया। बात करता हूँ अफनान से कि बच्चा बड़ा हो गया है, अब घर बसा दो इसका भी। यजदान के वलीमे के साथ इसका भी वलीमा कर दो। दादा जान मजाक करते हुए आखिर में संजीदगी से बोले। यजदान के वलीमे को अभी तक सबने कुछ वक्त के लिए टाल दिया था, ताकि वो और हूर एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें और इस रिश्ते को वक्त दे सकें, फिर ही वलीमा कर दिया जाएगा। लेकिन अब शहरयार की ख्वाहिश जानकर इब्राहिम शिराजी ने सोचा क्यों ना इसकी शादी करके वलीमा दोनों का साथ कर दें। ख़ानदान भर में सबके सामने भरम भी रह जाएगा। और फिर जब अफनान से इस टॉपिक पर बात की तो वो भी राजी हो गए। उन्हें क्या एतराज़ होता। हाँ, यजदान ने फुप्पो के घर जाने से इनकार कर दिया। वो उनसे नाराज़ था क्योंकि उन्हीं की वजह से हूर और उसके किरदार पर ख़ानदान भर में उंगलियां उठी थीं। ऐसा नहीं था कि वो अपने और हूर के रिश्ते पर शर्मिंदा था। अब तो वो हूर से मोहब्बत करने लगा था। हूर भी तो हरदम उसका ख्याल रखती, उसके इर्द गिर्द घूमती रहती थी, उसकी फिक्र भी करती थी। दोनों को अब जैसे एक दूसरे के वजूद की आदत होने लगी थी। लेकिन यजदान उसकी कम उम्र देखता तो उसे कुछ वक्त देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि हूर पर शौहर होने का दबदबा जमा कर वो उसे खुद से दूर कर दे। इसीलिए वो हूर और ख़ुद को थोड़ा वक्त दे रहा था, ताकि हूर उसके और करीब होकर खुशी से इस रिश्ते को कबूल कर सके। अफनान उनकी फैमिली इब्राहिम और रेहाना बेगम के साथ मिलकर रमीज़ खान के घर आए थे अनाबिया का हाथ मांगने, जबकि साकिब और उनकी पूरी फैमिली के साथ यजदान को नाता देख महविश बहुत दुखी हुई थी। इस खुशी के मौके पर वो अंदर ही अंदर एहसास शर्मिंदगी से दो चार थी। फिर क्या था, रमीज़ खान जान गए थे कि यजदान से तो अब अनाबिया की शादी मुमकिन नहीं, लेकिन शहरयार भी किसी तौर कम नहीं था। इसीलिए जब उन्होंने अनाबिया से उसकी रजामंदी पूछी तो वो भी शर्माकर सिर झुका गई, जिस पर रमीज़ खुशी से उसके सिर पर हाथ रखते बोले, भाई मुबारक हो, लड़की ने रजामंदी दे दी है।
ये रिश्ता पक्का समझो। उनके ऐसा कहने पर सब हंसने लगे। फिर ठीक 2 महीने के बाद इब्राहिम शिराजी और अफनान शिराजी ने रमीज खान से कहा कि वो आएंगे और दुल्हन बनाकर अनाबिया को रुखसत कराकर ले जाएंगे। इसके बाद दोनों घरों में शादी की तैयारियां धूमधाम से चलने लगीं। हूर, महरू, नमरा सभी बहुत खुश थे। अनाबिया जो अब हमेशा के लिए आने वाली थी, एक नए रिश्ते में बंधकर। शहरयार की खुशी देखता यजदान भी बहुत खुश हो गया था। उसने शादी के लिए हूर को भी एक एक चीज़ अपनी पसंद से दिलवाई। एक बार फिर शिराजी हवेली में खुशियों की रौनक लौट आई थी। हर कोई खुश था। गाने बजाने, लड़कियों का शोरगुल, घर भर की तैयारियां, खाना पीना सब अपने उरूज पर चल रहा था। जब शादी से कुछ दिन पहले महविश अचानक रमीज खान के साथ हवेली चले आई। अरे महविश आई है! इब्राहिम रेहाना बेगम के साथ घर भर उन्हें अचानक देखकर हैरान रह गया। यजदान और हूर भी कमरे से बाहर आते एक तरफ खड़े उन्हें देखने लगे। मैं जानती हूँ आप सब अचानक मुझे यहाँ देखकर हैरान हैं, जबकि आप सब तो खुद आने वाले थे, लेकिन मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आई। साकिब भाई, यजदान, हूर और आप सब मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन जो तोहमत मैंने यजदान और हूर पर लगाई थी, उस दिन के बाद से मैं एक पल भी चैन से जी न सकी। मुझे माफ़ कर दें, खुदा के लिए मुझे सुकून नहीं मिलता। अब तो मेरी बच्ची इस घर में आने वाली है। मैं नहीं चाहती कोई अपना दिल मेरी बेटी या मेरी वजह से दुखी रखे। मैं हाथ जोड़कर यजदान से और हूर से माफ़ी मांगती हूँ। महविश आंखों में आंसू और चेहरे पर शर्मिंदगी लिए बोली तो यजदान आगे बढ़ता उनके हाथ थाम गया। जो भी हुआ फूफो, मैंने आपको माफ़ किया, मुझे अब कोई गिला नहीं। मुझे तो आपने सच में जन्नत की हूर दे दी है, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। यजदान मुस्कुराकर दिल साफ करता आखिर में शरारत से हूर की तरफ देखता हुआ बोला, जो आंखों में आंसू लिए यजदान की बात पर हंस दी। यजदान की बात सुनकर सबके दिलों में जैसे सुकून उतर आया। वैसे भी शादी के बाद उसके चेहरे की चमक और खुशी इस बात की गवाही थी कि वो हूर और अपने रिश्ते को दिल से कबूल कर चुका है। सबने महविश को माफ़ कर दिया था, जिस पर वो खुश होती और ढेरों इत्मीनान दिल में लिए वापस चली गईं। अब वो अपनी बच्ची को बिना दिल पर किसी बोझ के सुकून से रुखसत कर सकती थीं। यजदान कमरे में बैठा लैपटॉप पर एक ज़रूरी काम कर रहा था। जब हूर वहाँ आती उसके बराबर बैठी अजीब बेचैनी का शिकार दिखाई देने लगी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। यजदान उसकी कैफियत समझता लैपटॉप एक तरफ रखता उसका हाथ थामता हुआ बोला, क्या बात है हूर, कुछ कहना है? उसके इतने प्यार से पूछने पर हूर झिझकती हुई बोली, दानी, आपने नीचे सबके सामने जो कहा, क्या वो सच था? यजदान समझ गया कि वो किस बात की तरफ इशारा कर रही है, तभी उसे तंग करता हुआ और उसके करीब होता हुआ बोला, मैंने नीचे तो बहुत कुछ कहा था मेरी जान, आप किस सच की बात कर रही हैं? ज़रा खुलकर बताएं ताकि मैं अमल से आपको उसकी सफाई दे सकूं। बज़ाहिर तो वो संजीदा नजर आ रहा था, लेकिन आंखों से झलकती शरारत साफ जाहिर हो रही थी। यही कि आप मुझसे मोहब्बत? नजरें झुकाए घबराते हुए अपने टूटे शब्दों में वो इतना ही बोली। जब यजदान को उसके अंदाज पर जी भरकर प्यार आया था। माई इनोसेंट बच्चा। बेख्तियार की कैफियत में यजदान उसकी तरफ आया और उसके माथे पर अपनी मोहब्बत का पहला स्पर्श रख दिया तो हूर का झुका सिर और भी झुक गया। थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए यजदान ने अफसोस भरे लहजे में कहा, हाँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। ये मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाली है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी हूर मेरे बारे में क्या सोचती है। ऐसी तो कोई बात नहीं दानी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आपके बिना अब मैं नहीं रह सकती। नीची नजरें झुकाए उसने साफ दिल से कहा, आपको अब मैं खुद से कभी दूर करूँगा भी नहीं। यजदान ने नरमी से कहा, आप ये शादी नहीं करना चाहते थे ना? मजबूरी के तहत मुझसे नॉर्मल रवैया रखा आपने, एक बार भी महसूस नहीं होने दिया कि आप इस शादी से नाखुश हैं। हूर ने नम आंखों से कहा तो यजदान ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया। मैं नाखुश कभी नहीं था, मुझे बस लगता था कि आप खुश नहीं रहेंगी मेरे साथ, क्योंकि जिस तरह मैंने हम दोनों को ऐसे नहीं सोचा था, ठीक आपने भी तो नहीं सोचा होगा ना? यजदान बोला तो वो कुछ बोल नहीं पाई, बस खामोशी से उसे बोलता देखती रही। मैं आपसे शादी करने से नहीं डरता था, इस ख्याल से डरता था कि कहीं आप मुझसे नफरत न करने लगें। यजदान ने आगे कहा, दानी, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन आपने मुझे कभी बीवी माना ही नहीं और ना ही शौहर होने की हैसियत से कभी मुझे देखा। आपकी नज़र में तो मैं अभी भी आपकी गुड़िया हूँ। अब वो उसकी आंखों में पूरी तरह देखते हुए पूरी साफ गोई से बोली थी। जब यजदान उसके ढके छुपे अल्फाज का मतलब समझा तो प्यार से उसे सीने में भरते हुए मुस्कुराकर बोला, अच्छा तो आपको ऐसा लगता है, ठीक है, फिर अब मुझसे गिला मत कीजिएगा बेगम साहिबा, क्योंकि मेरी मोहब्बत की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि शायद आप बर्दाश्त न कर सकें।
उसके कान के करीब मदहोश कर देने वाले लहजे में सरगोशी करता हुआ वो हूर के रोंगटे खड़े कर गया। वो डरकर बेख्तियार उससे दूर होने लगी, लेकिन यजदान ने अपनी मजबूत बाहों में कैद करते हुए उसे भागने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अब हूर के पास उसकी शिद्दतें सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए खुशी से अपना दिल, एहसास, जज्बात और रूह सब कुछ उसके हवाले करती हुई आज वो पूरी तरह से उसकी हो गई थी। वो भी तो उसकी चाहत, उसकी मोहब्बत का तलबगार था। कितना तड़पता था हूर को पाने के लिए उसका दिल। आज जब हूर ने खुद से आगे बढ़कर उसका साथ दिया, उसकी मोहब्बत और उसके हक़ को स्वीकार किया, तो यजदान से रहा न गया और वो मोहब्बत की पुकार पर लब्बैक कहते हुए उसके सारे हक़ अपने नाम कर गया। कुछ महीने के बाद, बेगम जल्दी करें, हॉल में सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। यजदान बेहद हैंडसम लग रहा था। एक बार फिर दरवाज़ा खटखटाते हुए वो बोला। आज उनका वलीमा था। शहरयार और नाबिया की धूमधाम से हुई शादी को एंजॉय करने के ठीक 2 दिन के बाद आज हूर और यजदान का भी वलीमा था। सब पहले कपल के साथ उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। बस वही थे जो अब तक नहीं आ रहे थे कि तभी अचानक से दरवाज़ा खुला और यजदान तो आंखें फाड़े बस देखता रह गया। हूर बेहद हसीन परी की तरह दिखाई दे रही थी और मुंह फुलाए से देख रही थी। क्या हुआ मेरी जान? आज तो आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। मेरा ईमान ख़राब कर रही हैं आप। यजदान तो उसका हुस्न देखकर ही पागल हो गया था। तभी उसे बाहों में भरते हुए प्यार से बोला, दानी, आज हमारी ज़िंदगी का कितना बड़ा दिन है। शादी तो हम दोनों ने रोते सिसकते देखी। कम से कम आज का ये दिन तो हम दोनों को जी भरकर खुशी से मना लेने दें। और आपको तो इतनी जल्दी है, मुझे ठीक से तैयार तो हो लेने दें, कोई कमी न रह जाए। उसके वजूद की मोमी हाथों का घेरा बनाते हुए वो लाड से बोली, चांद का टुकड़ा लग रही हो मेरी हूर, जिसे किसी भी तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझसे पूछो मेरी हूर की तारीफ़ जो हर लम्हा मेरा दिल करता है। अब चलो, सब इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। अगर अभी नहीं चली तो फिर मैं आपको जाने नहीं दूंगा और न खुद जाऊंगा, बल्कि दरवाज़ा बंद कर लूँगा। यजदान प्यार से उसके बालों को चूमते हुए बोला और उसकी बात का मतलब समझते हुए हूर जोर से हंसी। वो जानती थी उसकी मोहब्बत हूर के लिए कितनी शिद्दत इख्तियार कर जाती थी, जिसे रोकना हूर के बस में नहीं होता था। उनकी ये मोहब्बत देखकर दूर आसमान पर चमकता चांद भी मुस्कुरा दिया। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी में।